तो कर रहे हैं बच्चे इन्वेंट्री चैप्टर। ठीक है, अब इन्वेंट्री हमारा होता कैसा है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, और ये कौन सा स्टैंडर्ड बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। मैं इसमें अगर आपको पहले अलग अलग वैरायटी बताऊं, लाइक इसकी बाइफरकेशन बताऊं, सो बेसिकली थोड़ा बहुत तो थ्योरी है, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप वैल्यू कैसे करते हैं, ये वाला होता है कि भाई इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद होता है बच्चे कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला बोले तो फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है स्टॉक टेकिंग, जिसमें आप स्टॉक को काउंट करते हैं। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पेपर में आने की। और इसके बाद मैं डाल रहा हूँ मिसलेनियस, कि भाई जिसके अंदर एबनॉर्मल इन्वेंट्री है वो हटा दी, इतना मार्जिन है, मार्जिन हटा दिया, तुम्हारी इन्वेंट्री आ जाती है। तो ये बेसिकली आपका बाइफरकेशन है। सर इस चैप्टर से मेजरली क्या आ रहा है बच्चे, देखो आता तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और मैं थ्योरी की बातें ज्यादा नहीं करूंगा, मैं आपके साथ इस कैटेगरी में जो जो कॉन्सेप्ट्स है मैं सारे वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो इन्वेंट्री का जो पहला लेक्चर होता है, ठीक है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, उसमें यही बातें लिखी हुई है। हल्की फुल्की मैं बता देता हूँ कि भाई इन्वेंट्री मेरा होता क्या है। क्या रॉ मटेरियल मेरा इन्वेंट्री होता है बच्चे? यस सर। होता है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। ये किन लोगों के लिए इन्वेंट्री होता है? जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ठीक है, और जो ट्रेडर होते हैं सर जी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फिनिश गुड। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्या, स्टोर एंड स्पेयर इन्वेंट्री होता है। भाई अगर तुम्हारा स्टोर एंड स्पेयर होता है, अगर वो किसी फिक्स्ड एसेट के लिए यूज होता है स्पेसिफिक और दैट फिक्स्ड एसेट, तो वो इन्वेंट्री नहीं होता। लेकिन अगर वो जनरली बहुत सारे फिक्स्ड एसेट के लिए यूज होता है और वो बहुत रेगुलर यूज, आई मीन वो इन्वेंट्री एकदम खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है, तो उसको इन्वेंट्री बोला जाता है। तो प्लीज एक चीज मैं बोलूंगा आपको, मैं मार्क करा दूंगा थ्योरी के अंदर क्या क्या है, हम छोड़ के नहीं जा सकते। बट देखो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपके साथ अभी रिविजन में क्या करवा रहा हूँ, जो एकदम प्रैक्टिकल वर्जन है और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैं 2-3 टॉपिक्स बोल देता हूँ जो कि आपको ध्यान रखने, आपको पढ़ने हैं। अगर मैंने ये टाइमली कवर कर लिया ना तो मैं इस पर आ भी जाऊंगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, ये आपको आना चाहिए बच्चे। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें आप क्या क्या डालते हो मैं हल्का सा बताऊंगा इधर तो। और एक इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है बच्चे, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये वाले प्लीज आप लोगों को आने चाहिए थ्योरेटिकल लेवल पे। हो सकता है भाई ट्रू फॉल्स या किसी में 4 नंबर की थ्योरी आ जाए। टेस्ट के अंदर प्रैक्टिकल भी होंगे और थ्योरी भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको थ्योरी ऐसे नहीं पढ़नी होती, पर हल्की फुल्की थ्योरी होगी यार, हल्की फुल्की, वैसे नहीं। अब आ जाओ बच्चे वैल्यू के अंदर। भैया साथ देना एनर्जी से, मुझे बताइए इन्वेंट्री को जब हम वैल्यू करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। सब बच्चों को पता है ना ये बात? यस। चलिए गुड। सर कॉस्ट में हम क्या क्या लेते हैं बच्चे? कॉस्ट में आप लेते हो परचेस कॉस्ट, जितना कभी तुमने खरीदा। जैसे अगर मेरी इन्वेंट्री है मोबाइल फोन की है, तो भाई मैंने मोबाइल इतने में खरीदा, वो मेरी कॉस्ट है। ठीक है, और क्या लेते हैं, कुछ याद है बच्चों को? कन्वर्जन कॉस्ट। गुड, कन्वर्जन कॉस्ट। सर इसमें आपका जो लेबर का कॉस्ट होता है, जो ओवरहेड होता है, वो आ जाता है बच्चे। ठीक है, और इसके बाद होता है बच्चे अदर कॉस्ट, एनी अदर कॉस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन सो दैट उसके ऊपर काम करा जाए, उसको बेचा जाए, कोई खर्चा टू मेक इट इन अ सेलेबल कंडीशन, तो वो आ जाता है आपका अदर कॉस्ट के अंदर।
अच्छा सर जी, सर आप टेंशन मत लो, अभी तक प्रैक्टिकल की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको वैल्यू, कॉस्ट और एनआर विच इज लेस होना चाहिए। और आप चाहो तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और एनआरवी क्या होता है? सेल प्राइस माइनस नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक द सेल्स। जैसे कि बच्चे, मेरी एसी की दुकान है, ठीक है, तो मैं, अच्छा, सेल प्राइस को मैं बोलना चाहूंगा ये मेरा एस्टिमेटेड, तो क्योंकि मैं एक्चुअल में थोड़ा ना बेचा है। तो मान लो मैं 30,000 का एसी बेचता हूँ, लेकिन मैं जिस ब्रोकर के थ्रू बेचता हूँ भाई वो 1,000 रुपए ले लेता है। तो ये मैंने कौन सा, ये जो नेसेसरी एक्सपेंस है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? ब्रोकरेज। ठीक है, तो ब्रोकरेज माइनस हो जाती है टू कैलकुलेट एनआरवी। एनआरवी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके सर जी। अब अगर मैं आपको बोलूं तो ये हो गया 29,000। अब आप मुझे बताइए, कॉस्ट है 100, एनआरवी है 70, मुझे बताइए वैल्यूएशन कितने की होगी AS2 में? 70। और ये 70 कहाँ पे दिखेगा जी? एक तो दिखेगा बच्चे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, मत भूलिएगा। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना तुम, ट्रेडिंग अकाउंट में जो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, कितने रुपए आ जाएगा? 70 रुपए। दूसरी बात, जो तुम बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में बच्चे स्टॉक कितने रुपए का दिखेगा? 70। अरे सर पर वो तो स्टॉक है बेटे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, यहीं पे तो वो रूल लगता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। सर अगर कॉस्ट होती 100 और ये होता 150, तो मैं किस पे लगाता? अब ये क्या ले सकता हूँ? 100 हो जाता। चलिए मुझे बताइए, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? ऑल क्लियर टिल है? वैल्यू की कहानी डन है। सर क्या हम प्रैक्टिस करेंगे? हाँ बेटा, इन्वेंट्री के अंदर मैं थोड़ी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करा के चलूंगा, ठीक है? तो आ जाइए। चलिए, सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट PQR। सर जी 3 प्रोडक्ट है PQR विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। आप मुझे समझा सकते हो ये लाइन का क्या मतलब है? ये क्यों लिखा है इसमें? और अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्यों लिखा है छोड़ो, क्या मतलब है इसका? हम्म, सर मतलब पी की जगह क्यू को यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मतलब मेरे एक लाइन आइटम्स है, एक मोबाइल है, तो एक AC है और एक रिमोट है। तो अगर कोई मोबाइल लेने आता है तो भाई मैं उसको रिमोट नहीं दे सकता ना, ठीक है? तो बेसिकली जो वैल्यूएशन का रूल लगेगा वो मोबाइल के ऊपर अलग है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। रिमोट के ऊपर अलग है, कॉस्ट और एनआरवी। तो अलग अलग मेरी लाइन आइटम्स है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों AC रिमोट सबकी कॉस्ट जोड़ दो, सबका एनआरवी जोड़ दो और कंपेयर कर दो। ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है जी? इसलिए वो बोल रहा है। अच्छा, और अगर मैं यहां पर लिख देता, चलो पहले ना हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बच्चे, ये मेरे को हिस्टोरिकल कॉस्ट दी हुई है और ये मुझे दिया हुआ है बच्चे एनआरवी। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं AS2 का प्रिंसिपल लगाऊं तो आइटम नंबर P कितने रुपए पर बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए मुझे? 38। बिल्कुल सही। इन्वॉल्वमेंट सारे बच्चे रखना बेटा, यहीं पे काफी चीजें इन्वेंटरी की मैं करवा दूंगा। मेरी इंटेंशन ये है कि मैं बोलूं कम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज्यादा करा दूं, क्योंकि क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है बच्चों को। ये वाली होगी 29 और इधर क्या होगा बच्चे? 14। ठीक है जी। तो ये आंसर हो गया आपका कि जब इंटरचेंजेबल नहीं है, सो आई हैव कंसिडर्ड इट एज अ सेपरेट लाइन आइटम। तो सेटल्ड है भाई जिंदगी में, बात कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता दे आर सिमिलर and they are interchangeable,
तो क्या मुझे अलग अलग करने की जरूरत होती है या मैं टोटल लेवल पे भी कर सकता हूँ? तो टोटल लेवल पे कर सकते टोटल, क्योंकि फिर मेरे लिए तो ये आइडेंटिफाई, मतलब ये तो सेम हो गया ना, मतलब तुम दुकान पे जा रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो तुम, तो वो तो एक ही कैटेगरी बन गई ना, फिर तो आइटम अलग अलग है ही नहीं। फिर आप टोटल लेवल पे कर सकते थे। सर पेपर में आ सकता है? नहीं, आ नहीं सकता। मुझे नहीं लगता है ऐसा इस फाउंडेशन लेवल पे इतना एनालिसिस को घुमाकर पूछेंगे, बट यस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो केस है वो क्या हो गया बच्चे? नीदर इंटरचेंजेबल नॉर सिमिलर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको वैल्यूएशन का? हैं। एक एग्जांपल लिखना। तुम्हारा फ्लो बनाने के लिए अगर मैं बात करूं भाई साहब, मेरा फाइनेंशियल ईयर है 19-20, तो 31 मार्च 20 को मेरी कॉस्ट है 100, और 31 मार्च 20 को सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री 105, और कमीशन है 10% ऑन, कमीशन है 10%, तो जो भी सेल है, जितने का मैं बेचूंगा उसका 10% मुझे देना पड़ता है। मेरा आपसे सवाल, 31 मार्च 20 को मेरी AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन क्या होगी रे भैया? व्हाट विल बी माय वैल्यूएशंस? सर सिंपल, कॉस्ट 100, एनआरवी, एनआरवी कितनी सर? एनआरवी 105। इसमें से कमीशन 94.5। वो सर हाँ, कमीशन माइनस कर देना रे भैया। इमोशनल मत होना, सीधा सेल प्राइस जो होती है मेरी एनआरवी है। तो बेटा इसमें से जब माइनस करोगे तो 10.5 कमीशन माइनस हो जाएगी। 10% किसका? 10% सेल प्राइस का होता है कि भाई इतने का बेचूंगा तो इसका कमीशन। समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा बताओगे एक बार? 94.5। अब आप मुझे बताइए वैल्यूएशन क्या है? कितना आ जाएगा बच्चा? 94.5। क्या सब बच्चों को वैल्यू क्लियर है? सर और भी बोलो सर, तो सुन लो। वैल्यू के अंदर सबसे पहले तुम्हें लेना होता है कॉस्ट। जो बातें बोलूंगा ना, मुद्दे वाली बातें, छोटी मोटी बातें नहीं करूंगा। जैसा कि आपको बुक के अंदर दिख रहा है, वैल्यूएशन कैसे होती है? वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट के अंदर क्या होता है? ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। अब मैं तुम्हारे साथ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज की बात कर रहा हूँ। आप अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। तो बेसिकली जो भी तुम्हारी परचेज कॉस्ट है वो, मतलब मान लो मेरी अगर मोबाइल की दुकान है, तो मैंने जब ये मोबाइल खरीदा है, मैंने 100 रुपए का खरीदा है। मैं कहीं गया था, जिस भी जगहों से परचेज करता हूँ, चाइना से कहीं से भी, मैंने 100 रुपए का परचेज करा। दैट इज माई परचेज कॉस्ट। मुझे बताओ बच्चे, क्या इसमें मैं टैक्सेस को ऐड करूं? क्योंकि मैंने 100 का परचेज करा तो 10 रुपए का टैक्स भी पे करा। क्या ऐड करूं? अच्छा, क्या हमेशा टैक्सेस को ऐड करता हूँ, या अगर इसका रिफंड मिल जाएगा तो ऐड नहीं करूंगा, या हमेशा? फंड मिल जाएगा तो नहीं करेंगे ना। एग्जैक्टली क्योंकि अगर कोई चीज मैंने 100 की परचेज करी, 10 का टैक्स दिया, और अगर मेरे को कोई रिफंड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे लिए कॉस्ट 110 है। लेकिन अगर मुझे उस टैक्स का रिफंड मिल गया तो मेरे लिए क्या कॉस्ट 110 है? नहीं, मेरे लिए कॉस्ट 100 है। ठीक है, तो टैक्सेस आप तभी इंक्लूड करोगे इफ इट इज नॉन रिफंडेबल। अगर ये नॉन रिफंडेबल है तब करोगे, तब इंक्लूड करोगे। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा सर, इसके अलावा अच्छा जो डिस्काउंट होता है वो माइनस करूं या ना करूं?
बिल्कुल माइनस करोगे और उसमें लिख देना बेटा ट्रेड डिस्काउंट। और एक चीज लिख देना, हालांकि ये यहाँ तक आने की बात है नहीं, कैश डिस्काउंट विल नॉट बी रिड्यूस्ड। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सर और क्या दिया हुआ है सर? ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है ना, ये डिस्काउंट ही होते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर मिल गया तो माइनस होता है, रिबेट भी डिस्काउंट होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। लेकिन आपको दिख रहा होगा कैश डिस्काउंट कहीं भी नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं कैश डिस्काउंट अगर देखो तो माइनस नहीं होगा। इसके बाद सर फ्रेट इनवर्ड्स, ये जो तुम कैरेज इनवर्ड्स समझते हो, ये भी कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज मैंने बोल दिया। कॉस्ट जब निकलती है इन्वेंट्री की तो 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है। अगला क्या होता है बच्चे? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? आपने जो खरीदा है वो रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा होता है, लेबर का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, वो कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट आप हेडिंग डाल के 2 बातें लिख सकते हो, ठीक है, ज्यादा लंबा कुछ नहीं है। लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। सर जी ओवरहेड क्या होता है? बेटा बिजली का बिल, ठीक है। देखो शर्ट बनाने के लिए मोटा मोटी खर्चा कॉटन, ठीक है, बटन्स, ठीक है, ये तो लग रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें लगती है ना बच्चे। जैसे शर्ट बनाने के लिए मुझे मशीनरी चाहिए होगी, मशीनरी में ऑयल डालना होगा, मशीनरी बिजली से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, लेबर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी कॉस्ट किस में आ जाती है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या आ जाएगा बच्चे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लेकिन ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सिर्फ लिखा होता है तो नहीं इंक्लूड होता, लेकिन ये वो ओवरहेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड इन ब्रिंगिंग। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है सर? बच्चे ये होता है ऑफिस का खर्चा, ठीक है। जैसे कल को अगर मान लो तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो मैन्युफैक्चर करती है वो, मान लो लैपटॉप, मान लो एप्पल कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है आप एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करोगे? नहीं, आप तो ऑफिस में काम करोगे ना, गुड़गांव में। तो ऑफिस का जो काम होता है, खर्चे होते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोला जाता है। तो क्या मैं सारे ऑफिस के खर्चों को ऐड कर देता हूँ? नहीं बेटे नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन। आपको ये कहीं ना कहीं ये लाइन याद करनी पड़ेगी, वो खर्चा टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इतना आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, ठीक है जी। एक लाइन और बस आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हालांकि अब आप बहुत जल्दी बड़े जब हो जाओगे, फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, इंटर में आ जाओगे, तो आप पढ़ोगे सर मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट है पर वो भी इन्वेंट्री में घुसता है, बट अभी हमने ये बातें नहीं करनी। अगर पेपर में बाय चांस आ गया ट्रू फॉल्स में कि बताओ क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, बोल देता हूँ। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे जो चीज आप बना रहे हो उसको बहुत साल लग जाते हैं। 1 साल लग गया सर जी, मैं वाइन बनाता हूँ, वाइन, अ ग्लास ऑफ वाइन, वाइन बनने में बहुत टाइम लगता है। वाइन बनाने के लिए मैंने लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ। क्या वो इंटरेस्ट वाइन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ जाएगा? हाँ बेटे हाँ। अगर मैं जो चीज बना रहा हूं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए जो लोन ले रखा है, वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। बोला था सर नहीं जुड़ेगा शायद से। क्या दोस्त? अभी आपने बोला था सर नहीं जुड़ेगा। देख नहीं जुड़ेगा किसके लिए? देख मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं ट्रेडर हूं,
मैं मोबाइल की दुकान खोल रहा हूँ कालकाजी में, ये रहा मोबाइल, ठीक है, ऐसे मुझे 500 मोबाइल लेने हैं, मैं बना रहा हूँ कि ट्रेडर हूँ, ये बता। ट्रेडर, इधर ठीक है। तो मैंने 5 करोड़ का लोन ले लिया और मैंने मोबाइल खरीदे और दुकान पे लगा दिया ऐसे डिस्प्ले में, 500 मोबाइल लगे हुए डिस्प्ले में। अब जो मैंने लोन लेके ये मोबाइल खरीदा, उस लोन पे जो इंटरेस्ट है क्या वो जोड़ूंगा? नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि ये बनाने में टाइम नहीं लगा मुझे, मैं तो ट्रेडर हूं। लेकिन अगर मैं इसका मैन्युफैक्चरर होता, पहली बात, और दूसरी बात, अगर ये बनने में 1 साल से ज्यादा लग रहा होता तो होता है वो। तो इसलिए ये सारी बातें ना, इसके ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड है। आप इतना समझ लो, इंटरेस्ट को इन्वेंट्री में जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। इंटरेस्ट को इन्वेंट्री में जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। लेकिन कुछ, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कुछ चीजों को बनाने में अगर ज्यादा टाइम लग जाता है तो कभी कभी इंटरेस्ट को भी इन्वेंट्री में जोड़ दिया जाता है। कहिए, क्लियर है? काफी लंबी डिस्कशन कर दी मैंने इसके ऊपर, आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं बच्चे, कॉस्ट फॉर्मूला। याद है एक फीफो होता था, लीफो होता है, एवरेज होता है और वेटेड एवरेज होता है। इसमें से कौन सा अलाउड नहीं है? AS2 कहता है ये नहीं लगा सकते आप। बोलो 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 बोलो। हेलो, हाँ जी, कौन सा अलाउड नहीं है बच्चे? लीफो अलाउड नहीं होता, लास्ट एंड फर्स्ट आउट आपको अलाउड नहीं होता। फीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है और एवरेज होता है। सर इसकी जरूरत क्या है? बेटा इसकी जरूरत ये होती है, ये कौन से इन्वेंट्री के लिए यूज होता है? विच इज ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल का मतलब हो गया जैसे चॉकलेट्स हो गई। भाई साहब मैं बहुत सारी चॉकलेट, ये सारे एग्जांपल याद आ रहे हैं ना, हमने क्लास में करे हुए हैं, स्पीड में बोलूँ ना फटाफट? यस सर। हाँ, तो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल क्या होता था? आपने दुकान गए तो भाई साहब जो भी, फीफो क्या होता है? जो पहले आया वो पहले गया। लेकिन क्या प्रैक्टिकली दुकान में ये चीज लगती थी? दुकान में क्या ऐसा होता है कि भाई मैं दुकानदार हूँ, आप चॉकलेट लेना है, वो बोलूँ नहीं ये मैंने पहले की परचेज है ये खरीदो, नहीं होती। लेकिन अकाउंटिंग लेवल पे लगती है, क्यों? क्योंकि अगर इन्वेंट्री आपकी ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल होती है तो यही एक तरीका है करने का। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसमें सारे मेथड्स करेंगे हम लोग। मिस्टर ए ने 1000 यूनिट परचेज करे 10 रुपए के, फिर 2000 यूनिट परचेज करे 8 रुपए के, फिर दोबारा 1000 यूनिट परचेज करे 6 रुपए के, 600 यूनिट परचेज करे 12 रुपए, और भाई ने सेल करी है 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 रुपए। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बता दो। क्लोजिंग स्टॉक निकलता कैसे है? यूनिट्स इनटू कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, और NRV भी निकल सकती है, ठीक है, तो मुझे बता दीजिए यूनिट्स इनटू कॉस्ट। यूनिट्स कितने हैं बेटा? मेरी दुकान में कितने यूनिट्स रह गए? कितना? 3100। आवाज बहुत कम आ रही है पायल जी। तो 3100। 3100। सब बच्चों को 3100 क्लियर है? अब मेरा आपसे सवाल है, 3100 ये जो यूनिट्स हैं ये कौन से वाले बच रहे हैं? क्या आप मुझे इसकी बाइफरकेशन दे सकते हैं, कौन से 3100 है? सर वो तो डिपेंड करेगा ना हम क्या लगा रहे हैं, फीफा लीफो। फीफो, अच्छा सॉरी, सबसे पहले मैं फीफो लगा रहा हूँ। तो सर ये 2000 में से मतलब 1500 बच गए होंगे, और बाकी 1000 बच गए और 600 ही बचे होंगे। क्या सबको ये बात क्लियर है? तो मुझे फटाफट बताइए कितनी वैल्यू आ रही है आपकी। आपने करना है बेटा, मैंने नहीं करना।
3100 यूनिट्स की कितनी वैल्यू आ रही है? ये बताओ रे, फटाफट बताओ रे। हाँ जी, कितनी वैल्यू है बच्चे? 25,200। सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिएगा, लीफो तो लगाना ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलता कि तुम्हें एवरेज मेथड लगाना है तो क्या होता? देखो, तुमने कभी 10 पे खरीदा है, कभी तुमने 8 पे खरीदा है, कभी तुमने 6 पे खरीदा है, कभी तुमने 12 पे खरीदा है। ये 4 रेट है, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। तो मुझे बता दीजिए ये एवरेज रेट आ जाएगा 18, 24, 36, 9 रुपए बैठ गया। यस सर। यूनिट कितने? 3100। तो ये आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई 3100 इंटू 9। बता दीजिए कितना है? 27,900। गुड। अगर इसी को मैं बोलता वेटेड एवरेज मेथड से, तो देखो वेटेड एवरेज में क्या होता है, ये ज्यादा लॉजिकल है। देखो, तुमने 1000 यूनिट परचेस करे, फिर 2000 परचेस करे, फिर 1000 परचेस करे, फिर 600 यूनिट परचेस करे। प्राइस कितना है? 10, 8, 6, 12। मैंने इसका प्रोडक्ट निकाल दिया, मतलब टेक्निकली मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 10,000, 16,000, 6,000, 7200। इसका टोटल बताओ बेटा कितना आ रहा है? 39,200। यूनिट्स कितने इसके? 3,000, 4,000, 4,600। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। 39,200 डिवाइडेड बाय 4,600, ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। क्योंकि तुम्हारा इतना टोटल खर्चा हुआ, इतने टोटल यूनिट्स है, तो ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। बताइए कितनी कॉस्ट आ रही है? 8.54। 8.54। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितने? 3100। तो ये मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। कितना आ रहा है बता दो एक बार। 24,412। सब बच्चों को कैसे कैलकुलेट होता है ये क्लियर है? 26 है, सॉरी, 26,400। अब मेरी बात सुनिए, अब मैं तुम्हारा एनआरवी का रोल दोबारा डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले लाइफ में। सर 3100 कहाँ से आया? क्या दोस्त? 3100 कहाँ से आया ये? 3100 तो इन्वेंट्री की यूनिट है ना दोस्त। ये टोटल यूनिट आपकी परचेजेस की थी, आपने 1500 बेच दी, तो जो बच गई वो क्लोजिंग स्टॉक है ना। क्लियर है? ओके सर। चलिए, अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था सॉरी, मैं ये बोल रहा था, अगर मैं तुम्हें एनआरवी दे दूं, एनआरवी इज जनरली सेल प्राइस। आप मुझे बताइए, मेरी यूनिट्स है 3100 की, और टेक्निकली माय सेल प्राइस इज 20, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज माय एनआरवी? 62,000। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब AS2 जब मैं लगाऊंगा, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं कितने की इन्वेंट्री दिखाऊं? 25,200 कॉस्ट और एनआरवी। भैया क्लियर है ना सबको?
ये कॉस्ट आ गई तुम्हारी, ये एनआरवी आ गई, 6,200। विच एवर इज लेस। आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या चल रहा है? यस सर। बोलिए, क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलिए Yes. good। तो इसी तरीके से हर केस में मैं एनआरवी डाल सकता हूँ और वो है। अच्छा सर एक बात बताओ, पेपर में देखो बेटे, आने को तो पेपर में आ ही सकता है, हालांकि बार बार नहीं दिख रहा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो तुम्हारी आराम से हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने तुम्हारे को वो सारे एग्जांपल्स बना दिए हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो आपके आराम से हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला, ये याद है हमने क्लास में करा था? यस सर। ठीक है, इसके अंदर अब मैं आपको, इसमें फीफो भी था, इसमें दो तरीके थे, फीफो भी था और वेटेड एवरेज भी था, याद है? तो यस सर। मैं आपको वेटेड एवरेज वाला करवा रहा हूँ। फीफो हो जाएगा, वेटेड एवरेज समझा दूंगा तो, या फीफो करवाऊं? Yes, sir. सर वेटेड एवरेज करवा दो। वेटेड एवरेज करवा देता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बोला जाता है इसको, ठीक है, जिसमें आप एक एक दिन का पूरा डिटेल बना रहे हो, ठीक है बच्चे। तो ये फीफो है और ये वाला वेटेड है। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। अगर आपको 12 समझ आ गई तो फिर ऑब्वियसली मतलब आप फीफो तो आराम से कर ही लोगे और डन हो जाएगा आपकी बात। फिर द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स, ठीक है भाई, मेरे को डिटेल दी हुई है और 1 जनवरी को मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है और 20 फरवरी तक की मेरे को कहानी दे रखी है और वो कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी। देखो तुम्हारे को ना क्लियर होना चाहिए, वैल्यू बोले तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। एनआरवी क्वेश्चन ने दिया नहीं तो मोटा मोटी कॉस्ट पे ही चल रहा है और मुझे कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? वेटेड एवरेज। ध्यान से देखिएगा प्लीज, एक ही बार में मैं बोलूंगा, ध्यान से देखना, अभी फोकस करना। मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री है निल। आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा बनेगा, फॉर्मेट के अंदर मेजरली 3 चीजें होती हैं, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है इशू और एक होता है बैलेंस। इस दिन को इतने यूनिट इस रेट पे मुझे मिले और इसी तरीके से इशू का भी यही है और बैलेंस का भी यही है। बैलेंस बोले तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक। पहले मैं तुम्हें स्मार्ट तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ, अगर तुम सिर्फ यूनिट्स का खेल करोगे तो मुझे बता सकते हो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है कितने का? इसको पढ़ लो एक बार। तुमने परचेज करे 100 यूनिट, 100 यूनिट का। ठीक है, एक बार देखते हैं। 100 यूनिट परचेज करे, 50 को इशू कर दिया, फिर 200 परचेज करे, फिर 100 इशू कर दिए, फिर 100 इशू कर दिए, सर 50। 50 का सर। 50 का। फिर अब जरा 50 यूनिट रह गए, ठीक है। अब ये 50 यूनिट का रेट क्या होगा? दिमाग लगाओ। अब भाई रेट क्या होगा? जो भी तुम्हारी परचेजेस हैं अगर तुम लिख दो उसको, एक बार तुमने 100 यूनिट परचेज करी और एक बार क्या करी है? 200, यही है ना? कितने रुपए का? 30 और 40। मुझे बता दो टोटल कितना आ जाएगा? 3000 और 8000, 11000 डिवाइडेड बाय 300। मेरे को बताओगे वेटेड एवरेज पर यूनिट कितना आ गया? 36.67। 36.67। तो मेरे हिसाब से अगर कोई तिगड़म ऐसा कुछ हो सकता है इंटरनली और कोई लॉजिक कुछ कैलकुलेशन में चल रही हो और मेरे यूनिट कितने थे? 50। आप मुझे बता दीजिए मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आएगी? 1833.5। 1000, 50 इंटू 36, 1500 तो ऐसे ही दिख रहा है। 50 इंटू 30, 1500 होता है। 1800 बोला तो 1833। क्या लिखूं इधर? 1833। आइए जरा मैच करते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे 1900 आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपका ये जो 36.67 है ना,
इन्होंने उसको क्या कंसिडर कर लिया, 38 कंसिडर कर लिया, राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने ज्यादा बड़े लेवल। समझ रहे हो, समझ आया? यस। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा था कि शॉर्ट में भी ऐसे बन सकता है, पर आपको ऐसे नहीं करना। अगर पेपर में आता है ये 5 नंबर का, ठीक है ना, कि ये सारी डिटेल आ रही है, तो भैया इस तरीके से करना आपको। आइए अब जरा शुरू करते हैं। 1 जनवरी को मेरा बैलेंस कितना है, नील। अगला आइए, परचेज करी है मैंने 100 यूनिट, तो 1 जनवरी को मैंने 100 यूनिट परचेज करी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, किस रेट पे परचेज करी है समझ आ गया होगा। ये टोटल आ गया, क्या मैंने कुछ इशू करा, कुछ भी नहीं करा, तो मेरा बैलेंस आ गया ये। मुझे बताइए, क्या 1 जनवरी की कहानी क्लियर है? इशू टू कंजम्पशन, आपने कंजम्पशन के लिए इशू करा 15 जनवरी को, तो तुमने कुछ परचेज तो करा नहीं है, तुमने सीधा इशू करा है। अच्छा, इशू का रेट क्या लूंगा, अरे भैया रेट एक ही चल रहा है अभी अभी, यूनिट इतने 2 प्राइस ही नहीं है, तो रेट क्या निकलेगा। 30 पर इशू करा, ये हो गया। बैलेंस क्या आ गया, 50 यूनिट है मेरे, 30 के हिसाब से 1500। तो मैं इसे अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आपको ये पता लग जाए कि ये मेरा क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद मैंने करी है परचेजेस 200 यूनिट की। अच्छा जी, तो 1 फरवरी को 200 यूनिट 40 रुपए 8000, इशू कुछ करा नहीं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा, उधर फर्क इसलिए भी आ रहा होगा क्योंकि यूनिट्स की इंपॉर्टेंस भी कम हो रही है, ठीक है। तो आपको मतलब ये वाला मेथड ना लगाना नहीं है, इसके पीछे एक और कुछ रीजन है, गहरा रीजन है, आप मत पढ़िए उसमें, लेकिन आप ऐसे ही कर लो। बच्चे मेरे को ये बता दो, 50 ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 200 और आ गए, क्या आपको यूनिट्स क्लियर है? यूनिट्स क्लियर है सबको? यस सर। अब आप मुझे बताइए कि सर जी मेरे पास 50 यूनिट कितने रुपए के पड़े हुए हैं, 30 के, और 200 यूनिट कितने के पड़े हुए हैं, डिवाइडेड बाय 250 कर दो ना, 38 आ जाएगा, करके देखो एक बार। यस सर 38 आ गया। 38 आ गया। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए ये 38 कैसे आया है, और इसको से मल्टीप्लाई कर दो, जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी। इसके बाद तुमने क्या करा, इतना आसान सर जी। इसके बाद इशू कर दिया 100, ओ भाई रेट निकल गया ना 38 का, तो इशू 38 भैया गया 150, 38 5700, दोबारा से इशू कर दिया, ओहो। और ये आखिरी में मेरा क्या रह गया है, 50 यूनिट जो कि 38 में है, 1900 रुपए के। कहिए कैसी रही, क्लियर है बच्चे? यस सर। 38 वाला बताना। कौन सा वाला? 38 कैसा है? 38 आप मुझे बताओ, आपके पास ऑलरेडी आपको 250 यूनिट क्लियर है? यस सर। 250 यूनिट में आप मुझे बताइए आपने 50 यूनिट कितने के परचेज करे? 250 कैसे बना, 50 और 200 बना ना। जी 50 यूनिट कितने के परचेज करे आपका? 30 और 200 यूनिट, 40 तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लो ना, 50 यूनिट 30 के हैं, तो 50 इंटू 30 प्लस 200 इंटू 40, ये टोटल कॉस्ट मेरी 250 यूनिट की हो गई, तो पर यूनिट कितनी आ गई, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट है ना मेरी। ऐसी तो निकाल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से ओके वेटेड सर। एवरेज कॉस्ट। अगर आप सब बच्चों को क्लियर है ना, तो मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ इसके नीचे, आप मुझे बताइएगा क्या होगा। हाँ जी सर, तो फिर टोटल पे लगाना है वेटेड एवरेज या फिर इसके अकॉर्डिंग लगाना है? इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ये जो परपेचुअल चल रहा है जिसमें आप टेबल बना रहे हो, ऐसे चलाना आपने, ठीक है सर। ठीक है। आगे देखिएगा, वो जो मैंने आपको जब बताया था ना वो अलग चीज है बच्चे,
मतलब आप ये समझो, जब ये वाला तुम पूरा टैबुलर फॉर्म में कर रहे हो तो जो बच रहा है उसी के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर मैंने 100 यूनिट और परचेज करे 30 के, और टोटल कितना हो गया 3000, ध्यान से बताइएगा, आप ही बताओगे प्लीज। और उसके बाद मैंने इशू भी कर दिए, छोड़ो इशू को यहां नहीं डालूंगा, अगली लाइन में डाल दूंगा। आप मुझे बताइए मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, यूनिट्स बताइए पहले। 150 अब आप मुझे बताइए रेट क्या आएगा। 32.67 ऑलरेडी 50 यूनिट कितने रुपए के पड़े हुए हैं, 38। 100 यूनिट कितने के परचेज करे, डिवाइडेड बाय 150। क्या सब बच्चों को क्लियर है कैसे रेट निकल रहा है? यस सर। कितना आ रहा है? 32.67 और टोटल 4900 कितना? 4900। अब अगर मैं अगले अगले वैसे तो मैं अगर इसी में भी इशू कर देता तो भी मैं 32.67 निकाल के ही इशू करता। अब अगर मैं बोलूं आपको 28 तारीख को, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं 28 फरवरी को मैंने सारे यूनिट इशू कर दिए 150 के 150, रेट क्या लिखूंगा यहाँ पे? 32.67 और बैलेंस क्या हो जाएगा मेरा? मुझे बताइए क्या सब बच्चों को क्लियर है बात? यस सर। गुड। तो आ जाइए सर जी, मैंने आपके साथ फीफो वाली कहानी खत्म कर दी, ठीक है ना। इसी तरीके से अब तुम फीफो का लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। इतने इनपुट्स तो तुम्हारे पास ऑलरेडी। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस कर लो किस चैप्टर का। मैं करना तो मैंने है, बस मैं ये देख लूंगा मैं आज करूँ या कल करूँ। अगर एनर्जी होगी तो मेरा प्लान तो है कि आज ही करना है मैंने, इलस्ट्रेशन और वो भी सारी, ठीक है। तो कोशिश तो यही है मैडम कि मैं करूंगा, नहीं तो वो करना तो है, गारंटी है, वो तो तुम्हारी पेपर से पहले वो होनी होनी है डिस्कस। आज का ही टारगेट है मेरा भी। एक होता है बेटा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। देखो बच्चे कई बार होता है जो दुकानदार होता है ना, इलस्ट्रेशन 10 भी, हाँ मेरे बिल्कुल दिमाग में है वही, वो जो प्रॉब्लम वाली इलस्ट्रेशन है 3-4 वो बिल्कुल करनी है। बस ये है मेरे को उस पर 1 घंटा लगाना है। तो मे बी मैं तुम लोगों को अगर या तो कल इन्वेंट्री का मैं बुला ही लूंगा, मुझे कल एक बार टाइम बताना दोबारा से। सर 12 o'clock to 5 o'clock होगा शायद। ओहो 5 बजे तक, ठीक है देखते हैं, पर टेंशन मत लो, करवाना है वो मैंने, अभी कराने का प्लान था बट कितना लंबा जाएगा ये पता नहीं, ठीक है। आइए एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ध्यान से देखना बच्चा। सर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्या होता है, देखो बेटे कई दुकानदार होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि भाई मेरी दुकान में ये इतना सारा सामान पड़ा है। मैंने कहा कितने का खरीदा? वो कहता है मुझे ये तो नहीं पता मैंने कितने का खरीदा। मैंने कहा पर एक बात बता, अगर कस्टमर आएगा तो उसको तू बेचेगा कैसे? उसने कहा मुझे सबके सेल प्राइस याद है। तो मैंने उसके हर एक यूनिट के बेटा सेल प्राइस ले लिया, और अगर मैं उसमें से, फिर मैंने उससे पूछा तेरा प्रॉफिट कितना है, अगर मैं उसमें से प्रॉफिट हटा दूं तो मेरे बच्चे मुझे बताओ क्या कॉस्ट नहीं आ जाएगी इन्वेंट्री की? आपको क्लियर है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ये नाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप अपने सेल प्राइस को एडजस्ट कर देते हो, जो भी इन्वेंट्री बची हुई है, जो भी इन्वेंट्री है। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं जो भी तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेल प्राइस से, क्योंकि मुझे कॉस्ट दी नहीं होगी, सेल प्राइस दी होगी, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है जी। उसके बाद में क्या करूंगा, उसमें से लेस कर दूंगा मार्जिन, तो बेटा ऑटोमेटिकली मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी यूनिट्स, ये टोटल सर लेवल सर पे तो बेटा दोबारा कॉस्ट बता पर दो आएगी। सर। हाँ जी। सर दोबारा बता दो, लैग कर रहा था आपका नहीं। हाँ देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, कई क्वेश्चन होंगे जिसमें बोला जाएगा कि हमें कॉस्ट नहीं पता लेकिन हमें सेल प्राइस पता होगा। तो बेटा मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब अगर इसको मैं सबको बेचता हूँ तो ये मेरा सेल प्राइस है। उसमें से अगर मैं मार्जिन को हटा दूं, प्रॉफिट हटा दूं, तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी ना बच्चे। तो मैंने यही चीज बोली। आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं इसके, ठीक है। आइए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओहो, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। कौन से मेथड से जी? यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ओके, अच्छा जी। तो क्या होता है सर जी? सेल्स 2 लाख आपने इस साल सेल कर दी है सेल, बिक गया है। ये इन्वेंट्री में थोड़ा ना तुम्हारे, ये तो बिक गया भैया। इस साल तुम्हारी परचेजेस कितनी है, तुमने खरीदा कितना था? सर मुझे यूनिट्स नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है मैंने जो खरीदा है टोटल 2 लाख का खरीदा है। आपकी दुकान में क्या कुछ पहले से कुछ था? कुछ भी नहीं था। ओपनिंग इन्वेंट्री नल। ये क्या बोल रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। बेटे बड़ा ही देखने में लगता है कि पता नहीं है क्या होगा, लेकिन बड़ा ही आसान है। एक बात बताओ, मेरी दुकान में टोटल परचेजेस हुई कितनी है? टोटल परचेज कितनी हुई बच्चे? 2 लाख सर। 2 लाख। और अगर मैं इस सबको बेच देता तो मेरा कितना सेल प्राइस होता? 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2,50,000। 2,50,000, ये पकड़ने वाली बात। अच्छा सर, हम क्यों पकड़े इस बात को? बेटे इससे मार्जिन निकल रहा है, यानी कि अगर तुम 2 लाख रुपए की कॉस्ट है तो तुम्हें पता है कि तुम 2.5 लाख से ऊपर नहीं बेच सकते उससे उसे। मुझे बता दो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 50,000। 50,000। और अगर मैं तुमको बोलूं इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है, और आप छोटे छोटे बच्चे हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ना हमेशा सेल प्राइस पे निकाला जाता है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, कितना रेट आ गया बच्चा? 20%। 20%। 20% ऑफ सेल्स। सर इससे क्या निकालना चाह रहे हो आप? इससे मैंने क्या निकाला जरा ध्यान से देखिए। मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे सेल प्राइस पता है। अगर इस सेल प्राइस में से मैं लेस कर दूं 20%, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं आ जाएगी क्या रे बाबू? समझे? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक की एक वैल्यू चाहिए थी जो एक कॉस्ट है। आपको क्लोजिंग स्टॉक की कुछ वैल्यू दी हुई थी, बट ये सेलिंग प्राइस पे थी। तो मुझे सिर्फ एक मार्जिन दे दोगे ना तुम, तो मैं कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा। और मार्जिन निकालने का तरीका क्या था? टोटल परचेज और टोटल सेल को कंपेयर कर लो, मार्जिन निकल जाएगा रे भैया। क्यों जी? सही है ना बच्चे? क्लियर है ना बिल्कुल? यस सर। एक बार अगर आपका मन कर रहा है मतलब एब्जॉर्ब करने में, तो एक बार जरा इसको जस्ट रीड कर लो ताकि आपको अच्छा लग जाए। पेपर में तो बच्चे जैसे लिखा हुआ है वैसे करना आपने।
हाँ जी, हो गया बच्चे? यस छा गए बेटा, आप छा गए। एक और है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपको पता है ये ग्लास है, कभी कभी मैं कांच खरीदता हूँ 10 रुपए का, कभी 9 रुपए 80 पैसे का, कभी 10 रुपए 2 पैसे का। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी सर? क्या इतनी बारीकी में जाना है कि 10 रुपए है कि 9 रुपए 90 पैसे है कि 10 रुपए 5 पैसे है? अरे छोड़ो ना इतना लंबा झमेला, किसके लिए कर रहे हो? 5 पैसे कॉस्ट ऊपर नीचे जाती है पर यूनिट। क्या ये बहुत बड़ी बात है बेटा? अगर ये बहुत बड़ी बात है तो आपको एक्चुअल करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली आप स्टैंडर्ड कॉस्ट ले सकते हो। भाई ये ग्लासेस बनाता हूं मैं, मेरी दुकान में 5 लाख ग्लास पड़े हुए हैं, 5 लाख। आप मेरे से पूछोगे एक एक कितने का है, मैं कहूँगा जी मुश्किल से 10 पैसे की खरीद का फर्क पड़ता है हर बार। कभी 10 पैसे ऊपर 20 पैसे नीचे ऐसे चलता है। मुझे बताओ क्या इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत है, इतनी मेहनत? कब क्या परचेज करा, क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो ना जी, 10 रुपए। जितने क्लास है 10 रुपए की कॉस्ट है, जिंदगी में मजे करो, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि रादर देन एक एक यूनिट की कॉस्ट निकालना, स्टैंडर्ड कॉस्ट लो और जिंदगी में मजे करो। आइए इसको पढ़ते हैं। This method is used when there is frequent change in the price per unit of the goods and the goods are purchased frequently by the business। ये किस एंगल से बोल रहा है? आपके जो प्राइसेस है ना वो बहुत जल्दी चेंज भी होते हैं। तो मैं पुराने वाले प्राइस पे जो लिया उसको आज दिखाऊं? नहीं, जो भी प्राइस चेंज डेली अप साइड डाउन हो रहा है, मान लो पेट्रोल का प्राइस है, ठीक है, तो जो भी भाई जितना भी मेरे पास पेट्रोल पड़ा हुआ है उसका मैं बोल दूंगा ये रेट चलता है जी। आप बोलोगे सर मार्केट में, मैंने कहा मार्केट में तो कल कुछ और हो जाएगा, मैं यही काम थोड़ा ना करता रहूंगा। किसी दिन डिप आ जाता है, किसी दिन अप आ जाता है। हम एक कांस्टेंट प्राइस पकड़ेंगे जो मैंने मान लो एवरेज ले लिया और स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है ना। इन्वेंट्री इज वैल्यूड ऑन दैट प्राइस। हाँ जी, सब बच्चों को इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रही है? ये सॉल्व अभी हाँ जी, ठीक है बच्चे, एक बार समझना। XYZ आर इन रिटेल बिजनेस, ये भी एक वैरायटी है, ठीक है। ये एक बिजनेस में है, रिटेल बिजनेस में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो आप बेसिकली रिटेल बिजनेस में हो और आपकी डिटेल दे रखी है 31 मार्च 20 की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आपको ये कुछ डिटेल्स दी हुई है, आपको निकालना क्या है? इन्वेंट्री की कॉस्ट। अच्छा जी, मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में बेटा जब ये मेथड लिखा आ जाए ना तो तुम ये समझ लेना तुमको क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, लेकिन कॉस्ट पर दिया होगा कि सेल पर दिया होगा? सेल पर। सेल पर। तो ये देखो बेटा, ये दिया हुआ तुम्हें सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, देखिए ना आपको दिया हुआ है बच्चे। मेरा आपसे सवाल, इसमें से क्या माइनस करूं? मार्जिन। मार्जिन। क्या मुझे मार्जिन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। नो। मुझे मार्जिन निकालना है। अब मैं मार्जिन कैसे निकालूंगा? इन्वेंट्री की कॉस्ट और इन्वेंट्री का सेल प्राइस। आई एम सॉरी, इन्वेंट्री नहीं बोलना चाहिए, मेरी दुकान की टोटल परचेस
मेरी दुकान की टोटल परचेस, और अगर मैं उस सबको बेच देता, यानी कि जो एक्चुअल सेल है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल, उसके डिफरेंस से मार्जिन निकलेगा। बताइए आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई बात? यस सर। चलिए तो सर अब आइए निकालते हैं इसको। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, भाई मेरे को गुड्स मिले हैं 15,75,000 के, मतलब ये मेरी टोटल परचेज हो गई। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मतलब मैंने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए हैं और टैक्सेस मैंने माइनस कर दिए होंगे अगर वो रिफंडेबल है, और मैंने ऐड कर दिए होंगे अगर वो रिफंडेबल नहीं है। अच्छा नीचे दिया हुआ है, अच्छा आई एम सॉरी, सब्जेक्ट टू डिस्काउंट एंड टैक्सेस का मतलब अभी तक इन्होंने नहीं करा है, और उसको क्या बोला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट है 3% का, टैक्स है 11 का। मेरा आपसे सवाल है पहले डिस्काउंट दूं या टैक्स लगाऊं? डिस्काउंट। करेक्ट। डिस्काउंट 15,75,000 में से आपने ये डिस्काउंट माइनस कर दिया, फिर कुछ वैल्यू आ गई, उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, और ये आपका टोटल बिल वैल्यू आ गई भाई जो तुमने खरीदा था। मुझे बताइए ये वैल्यू आ जाएगी सबकी, एक बार कैलकुलेट करके देख लो। मेरा आपसे सवाल, ये वाला पॉइंट तो पहला होगा, मेरा आपसे सवाल, क्या पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालूं या रहने दूं? इंक्लूड करेंगे सर। करेक्ट, करेंगे। तो मैंने इसको ऐड कर दिया और ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आ गई, मुझे बताइए मेरी टोटल सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस क्या क्या लूं बच्चे, एक बार बताओगे? इसको लेना है यस सर। और 2,35,000 को लूं? यस सर। यस, ये बात समझ आ रही है ना? दोनों का सेल पकड़ा तो ये मेरा आ गया कि अगर मैं जो भी मैंने खरीदा था मैं सारा बेच दूं तो ये सेल प्राइस है, और ये मेरी टोटल कॉस्ट है, तो बेटा ये मेरा प्रॉफिट आ गया। और ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये मेरा परसेंटेज आ जाता है 28.09। तो जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम क्या करोगे, जब तुम करोगे सेलिंग प्राइस 2,35,000, मार्जिन हटा दो, कॉस्ट आ जाएगी, आ गई रे भैया कॉस्ट। मेरे पास और कुछ ऐसा बोलने को नहीं है, कि आपको क्लियर है बात? यस सर। यस सर। बेटे बस तुम ये लगा लो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इन्हीं में से कोई एक तो आ जाएंगे, एक ही आएगा मतलब इन्वेंट्री का, इसलिए मैं आपको एक करवा रहा हूँ। एक टाइप ये वाला है जिसमें सर नॉर्मल वेस्टेज वाला है। क्या कह रहे हो बच्चे? सर मतलब ये वाला क्वेश्चन आपने टेस्ट में डाला है? हाँ जी, मतलब ये वाले स्टेशन आपने टेस्ट में डाली हुई है? नहीं मैंने तो अभी टेस्ट बनाना है मैंने, और मैं टफ बनाऊंगा एकदम कोने कोने के, जो मुझे पता है तुम सब बच्चे छोड़ते हो ना, वो वाले। टेस्ट इजी बनाऊं या डिफिकल्ट बनाऊं? मॉडरेट सर। मॉडरेट। सर जैसा ICAI का आता है वैसा बना दो। वैसा ही होगा, टफ होगा, उससे टफ बनाऊंगा। ठीक है जी, आइए ये वाला पैटर्न। लेकिन मतलब ये वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ना ये ICAI ने मतलब पूछे हुए हैं, मॉड्यूल से होंगे क्वेश्चन। हाँ दोस्त, मॉड्यूल से होंगे या तुम्हारा मॉक टेस्ट पेपर देखा है बच्चों ने? MTP कर इस साल लेते हो? का हाँ देख लिया सर। हाँ ठीक है, तो वो भी बताऊंगा तुम्हें, बट यस मोर ऑफ इट मतलब मॉड्यूल से ही होगा। कुछ खास नहीं है सर इस साल के RTP में वैसे।
ऐसे ही होता है यार, मतलब एक एक क्वेश्चन कई बार ये हो जाता है ना, उसी से सीधा पेपर आ जाता है ना, तो वाली बात है। कॉन्सेप्ट तो ऐड ऑन इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आरटीपी कर लो और मॉड्यूल अच्छे से कर लो और स्कैनर भी आप कर ही रहोगे, तो आता है वो तो सही है, सेटल्ड है, ठीक है। अच्छा, अब सर ये वाली इलस्ट्रेशन देखते हैं एक बार, और फिर आपका एक लेवल पे पैटर्न मेरे सिर्फ वो फिजिकल वो जो स्टॉक है ना, सिर्फ वो रह जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको फिर सारी इलस्ट्रेशन टाइप करवा दी है। From the following particular ascertain the value of the inventory. Okay, दोबारा से भाई क्या बोल रहा है, value of inventory as on 31st March 20. Okay, 31st March 20 को बच्चे मुझे बताओगे ये क्या है, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है? सर हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग में परचेस को ऐड कर दूं क्या? यस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दूं क्या? यस। सेलिंग एक्सपेंस ऐड करूं? नो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करूं? नो, क्योंकि ये वो वाला खर्चा नहीं है टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन। माइनस नहीं करूंगा, बस मैं इसको ऐड ही नहीं करूंगा, समझ रहा है पारस जी? फाइनेंशियल चार्जेस नो। सेल्स, अगर ये सेल्स का मैं कॉस्ट निकाल दूं, मतलब इसमें से मार्जिन हटा दूं, तो ये तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई इन्वेंट्री की। अब जो बिक गया, अगर उसकी मैं कॉस्ट माइनस कर दूं, तो क्या इन्वेंट्री नहीं आ जाएगी मेरी क्लोजिंग? सोच के देखो, बताओ आ जाएगी? यस सर। एक बार फिर से बता दो। मैडम देखो, अगर ये ओपनिंग में, ओपनिंग मेरी कॉस्ट पे है, परचेस को मैं ऐड कर रहा हूँ कॉस्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग मेरी कॉस्ट पे, तो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई। इसमें से जो भी बिका वो बाहर जाएगा, यानी कि वो माइनस हो जाना चाहिए। तो यानी कि सेल्स, अगर मैं सेल्स में से मार्जिन हटा दूं, तो मेरी वो यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी ना जो बिक गया है। तो अगर उस कॉस्ट को माइनस कर दूं तो इन्वेंट्री नहीं आ जाएगी? यस सर। ऐसी आएगी ना इन्वेंट्री? यस। लेकिन नीचे इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस कर दी भाई, ठीक है। नीचे कॉम्प्लिकेशंस है कुछ, इस इन्वेंट्री के अंदर कुछ एबनॉर्मल भी घुसा हुआ। तो बेटा जब एबनॉर्मल यूनिट होते हैं ना, तो उसको ना साथ वाले कॉलम में आप अलग से बना लो तो बेहतर रहता है, क्योंकि उसके ऊपर मार्जिन अलग होते हैं, सब अलग होता है, अलग से। आइए अब पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 19, 31st March 19 ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? ऐसे मत बोलो यार, ध्यान से बोलो। सर ओपनिंग। ओपनिंग। तो ये मेरी नॉर्मल इन्वेंट्री है और ये मेरी अब नॉर्मल इन्वेंट्री। तो जो ओपनिंग है वो क्या बोल रहा है, 17,500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। आपने 17,500 को राइट ऑफ कर दिया था। जो तुमने कितने का परचेस करा था? 50,000 का। मेरे को बता दो अभी भी तुम्हारी इन्वेंट्री में कितने रुपए की ऐसी इन्वेंट्री है जो कि एबनॉर्मल? 32,500। 32,500। 32,500। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एबनॉर्मल है 32,500, और जो बच गई वो तो नॉर्मल होगी ना रे भाई। कितने रुपए की? 1,10,000। इन्वेंट्री मेरी 1,42,500 की है, लेकिन मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया। आपको कोई दिक्कत इस बात पे? क्लियर है? अब जब तुमने परचेस करी है 762,500, जो तुमने मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा करा है 1,50,000, मुझे एड सेलिंग तो लेना ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेना ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40। ओके, मतलब ये जो एबनॉर्मल वाला था इसको तुमने बेच दिया है।
बेच दिया है, बेच दिया है, बेच दिया है, बेच दिया है। अगर आपने इसको बेच दिया है तो मुझे बताओ, सेल 45,000 की है, मैं कोई कुछ प्रॉफिट वॉफिट थोड़ा निकालना है, मुझे बताओ मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितने से बाहर गई, ये बता दो बेटा प्लीज, सही बता देना प्लीज। 32,500। एग्जैक्टली। तो 32,500 से बाहर चली गई, तो मेरा इसका क्लोजिंग स्टॉक तो कितना आ गया, नील। जो एबनॉर्मल वाला है वो तो बिक गया ना बेटा सारा, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, बिक गया ना वो। यस सर। अच्छा, अब मुद्दे की बात ये है, तुम्हारा जो सेल प्राइस था कितने का था, 45,000 का, और जो टोटल सेल्स है वो कितनी है, 1245 की। तो आप मुझे बताओगे नॉर्मल इन्वेंट्री का सेल प्राइस क्या है, 12 लाख। 12। सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल इन्वेंट्री हो गया 12 लाख। अब आप मुझे बता दो रे भैया, मार्जिन कितने का है इसमें, 20। 20%। तो इसका मतलब जो तुमने बेचा है 12 लाख का, जो नॉर्मल है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट जो चली गई, उड़ गई, 12 माइनस 20। 960 960। तो क्या मैं 9 बोल लाख सकता हूँ 960, क्या बोल सकता हूँ ये इन्वेंट्री तो तुम्हारे लेजर से बाहर चली गई है। तो बेटा मैं इसको बाहर ही तो कर रहा हूँ, चल रहे बाहर रहे ले 960 रुपए बाहर के, जो बच गया वो तुम्हारी नॉर्मल की इन्वेंट्री नहीं आ रही क्या, सोच के देखो जरा, गहरी बात है। क्लियर है बच्चे, भाई मैंने पहले पूरी कॉस्ट ली, फिर मैं सेल प्राइस थोड़ा ना माइनस करूंगा, 12 लाख थोड़ा ना करूंगा, 12 लाख का 12 लाख में से मार्जिन हटा के जो कॉस्ट है वो बाहर करूंगा ना, कॉस्ट बाहर जाएगी ना, तभी तो इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल कर आएगी जो बच गई मेरी, और वो कितनी वैल्यू रह जाएगी। हाँ जी, क्लियर है एकदम। 62,500। आपको पेपर में मेरा वाला फॉर्मेट करना हो वो कर लेना, लेकिन अगर आपको यहाँ देखना हो, आप यहाँ भी देख सकते हो। इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने अब नॉर्मल को सिर्फ वो बाहर करते जाएंगे। 142,500 था, उन्होंने कहा 32,500 नॉर्मल है, बाहर करो इसको, एक 10, इसमें सारी कॉस्ट जोड़ दी, ठीक है। फिर सेल्स 1245 की थी, पहले बाहर करी 45,000 अब नॉर्मल, कहते हैं 12 लाख रहेगी, उस पर 240 मार्जिन हटा दो तो 960 आ, तो कैसा भी फॉर्मेट यूज करो, ये टोटल कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल, ये जो बिक गया है वो है। कहिए जनाब, क्लियर है एकदम। यस सर। चलिए गुड। तो अब मैंने आपको इसमें, आई अंडरस्टैंड कि कई बच्चों की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वो इन्वेंट्री वाले के अंदर ही होगी, तो मैं एक बार इनपुट ले लेता हूँ, अभी एनर्जी है या मैं कल का प्लान करूं तुम्हारी क्लास का, सर अभी ले लो। अभी बोल दूं। यस सर। चलिए बढ़िया, गुड। एक इलस्ट्रेशन नंबर देखो, मैं इजी वाले जो पॉइंट है वो वाले नहीं करा रहा, वो आसान वाले, आ जाओ जरा ये वाले पॉइंट पर आ जाओ। आइए साहब, देखो बच्चे, इन्वेंट्री टेकिंग में क्या होता था, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको वैसे समझाऊंगा, बट इसमें क्या होता है, आपकी जो क्लोजिंग होती है ना वो 31 मार्च को होती है, लेकिन होता क्या है कि तुमने जब काउंट करा इन्वेंट्री को, तो वो मान लो 10th ऑफ अप्रैल को काउंट करा, ठीक है। तो भाई अब यहाँ से लेके यहाँ तक कई परचेजेस होंगी जो इसके अंदर घुस गई होंगी, तो काउंटिंग ज्यादा आ रही होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कई सेल्स हुई होंगी जो कि बाहर चले गए होंगे यूनिट, तो आपकी काउंटिंग कम आ रही होगी। तो आपको यहाँ का काउंट दिया होगा और आपको 31 मार्च का आपको निकालना है कि तुम्हारी इन्वेंट्री कितने की, आपको इंटेंशन क्लियर है। यस सर।
Yes, sir. हाँ जी बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये वाले क्वेश्चन को। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 को इन्वेंट्री टेकिंग हमने करनी थी। हो सकता है हमने शुरू भी कर दी, लेकिन खत्म कब हुई है बच्चे? 10 अप्रैल 2020। तो भाई साहब इन्वेंट्री की जो काउंटिंग है वो 10 अप्रैल को होगी। The valuation of which showed inventory figure of 1675 at cost as on the completion date। मेरे को बताइए 10 अप्रैल को, बड़े प्यार से देखना बेटा, बड़ा ही आसान है, ठीक है। हिम्मत करके अभी समझोगे ना 10 मिनट पूरी कहानी तैयार हो जाएगी। 10/4/2020 इन्वेंट्री कितने रुपए की है बच्चे? 16,75,000। कहिए यहां तक क्लियर है पहले सबको? Yes, sir. चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाता हूँ, बच्चे कम होते जाए। तो ये आपकी इन्वेंट्री है और मुझे कब की इन्वेंट्री चाहिए? 31 मार्च की। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, ये वाला पीरियड बोल रहा है। अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ, वो इस पीरियड की बात बोल रहा है। आइए क्या बोल रहा है? Sales for the next year were made for 6750, profit margin being 1/3 on cost। क्या बोल रहा है बच्चे, समझाओगे ये क्या बोलना चाह रहा है ये? सर 10 दिन में उसने 68,750 की सेल कर दी, इसमें 33% प्रॉफिट है, यानी 1/3 प्रॉफिट है। एग्जैक्टली ठीक है। तो अगर प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, सो 1/3 ऑन कॉस्ट है। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 1/4 ऑन सेल्स? Yes, sir. तो आप मुझे बताइए मेरा सेल प्राइस कितने का है? 68,500 का है ना? 750 का सर। तो हाँ सॉरी 68,750। तो मेरी टोटल सेल्स कितने की है? 68,750। मैं मतलब नहीं निकाल रहा हूं अभी किसी बात का, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि भाई सेल क्या है और कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। 68,750 इसका 1/4, तो कितना प्रॉफिट आया बच्चे? 17,187.5। कितना? 17 17,187.5। 13,000। 17,187.5। मेरे को ना ऊंचा सुनता बच्चे। 17,008 17,187.5। का हुआ आपका? 1718 7.5। 7.5। ओके ओके। तो मुझे बता दीजिए ये मेरा मार्जिन आ गया, तो सेल्स में से मार्जिन हटा दूंगा तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। बट सर आप ये कर क्या रहे हो सर? अब मतलब सुन लो, तुमने इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक कोई चीज को सेल करा, इसका मतलब वो 10/4 को तो गिनती में नहीं आया, पर वो 31 मार्च को तो गिनती में आना चाहिए था। तो मैं इसको तुम्हारी इन्वेंट्री जो कि 16,75,000 जो कि 10/4 की है उसमें ऐड करूं माइनस करूं? ऐड। Add. सेल प्राइस पे कॉस्ट पे? कॉस्ट। कॉस्ट। तो ऐड हो गया ना जी। ओ भैया, तो बेटे तुमने 16,75 से शुरू करा,
और ये जो सबसे पहला पॉइंट है ना, ये जो तुमने अभी निकाला, ये तुमने ऐड कर दिया 51560, और अंदर की वर्किंग ये वही होगी, सेल प्राइस में से तुमने मार्जिन हटा दिया कॉस्ट। मुझे बताइए क्या पहला पॉइंट क्लियर है सबको? यस आइए अगला देखिए। परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर included in the inventory amounted to 90,000 at cost less trade discount 10%। वो कह रहा है परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर बोले तो यही वाला पीरियड। कितने की परचेज करी है बच्चे? 90 की। और आपको डिस्काउंट कितने का मिला है? 10%। 81। तो इन्वेंट्री कितने की हुई टेक्निकली? 81,000। 81,000। क्या मैं कह सकता हूँ ये 81 10/4 को इंक्लूडेड है बच्चे? यस बट क्या ये 31 मार्च को मेरी इन्वेंट्री है? नो नहीं है। तो मैं क्या करूँ? 81,000 को क्या करूँ? माइनस। माइनस। क्लियर है ना? मैंने परचेज इस ड्यूरेशन में करा है ना, तो माइनस करूंगा ना। यस सर। तो आप देखेंगे आपको 81,000 लेस होता हुआ दिख जाएगा। सब बच्चों को पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है? यस सर। गुड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, भाई अब ये दिस पीरियड का मतलब, हाँ पारस एक बात बताना, ये आपने परचेज करी है 90,000 की, ये कौन से पीरियड में करी है? इस पीरियड में करी है। तो जब तुमने इस पीरियड में परचेज करी है तो 10 अप्रैल को तो तूने इसकी गिनती कर ली ना, पर 31 मार्च को तो नहीं होनी चाहिए थी। तो 10 अप्रैल जो कि 16,75,000 है, उसमें से माइनस कर दे। कितना माइनस करेगा? जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है? 90,000 माइनस डिस्काउंट 81,000। चलिए अगला देखिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड का मतलब नेक्स्ट पीरियड, गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री, मतलब इस पीरियड में गुड्स वर एडेड, मतलब इस पीरियड में कुछ और इन्वेंट्री आई है एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। बेटा सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है कि मैंने तो बेच दिया था बट वापस आ गया। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं इस पीरियड में जो भी वापस आया, ठीक है, तो वो मेरी 16,75,000 में तो इंक्लूडेड है, पर क्या वो 31/3 को इंक्लूडेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकली ये जो 3,000 है, अब आपको ना ये कंफ्यूज करता है, आप पढ़ते हो मार्कअप पता नहीं भाई क्या है, हालांकि इंस्टीट्यूट ने गलत लाइन लिखी है, इससे मार्कअप तो प्रॉफिट होता है, तो इससे मैं कॉस्ट वॉस्ट निकाल सकता हूँ, बट इंस्टीट्यूट ने इतनी मेहनत नहीं करी हुई। वो क्या कह रहा है, ये 3,000 की इन्वेंट्री है, तो 3,000 आपने इंक्लूड कर रखा है, इसको आप बाहर कर दो, 16,75,000 में से 3,000 को आप माइनस कर दो। मुझे बता दीजिए समझ आ गया आपको 3,000 का लॉजिक? यस सर। गुड। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब होता है इन्वेंट्री को काउंट कर लेना। देयर वर सर्टेन स्लो मूविंग आइटम, मतलब जब तुम काउंटिंग कर रहे थे तो ऐसे स्लो मूविंग ये मत समझना कि कुछ इन्वेंट्री स्लो स्लो घूम रही थी। स्लो मूविंग होता है यार, ये तो बिकता ही नहीं है सामान, पिछले साल का उससे पिछले साल का पड़ा है। कितने का? 11,250, which should be taken at 5,250 to ensure disposal to the interested customer। आपकी कुछ इन्वेंट्री है 11,250 की, जिसको कितने पे लेना चाहिए? 5,250 पे। लेकिन मुझे बता दीजिए क्या जब आप, अच्छा ठीक है, तो ये बात है, तो जो 16,75,000 है, इसमें तो तुमने मतलब मान लो कैलकुलेशन में माइनस कर दिया होगा कि भाई तुमने बोला होगा कि 11,250 की इन्वेंट्री है, ठीक है, और उसको कितने से गिरा दो, एक बार बताओगे आप? 11,250 की तुमने खरीदी थी और तुम उसको कितने पे दिखाना चाहते हो? 5,250। तो कितने रुपए से गिराना चाहते हो? 6,000। 6,000। तो मुझे बताइए, आपने इस दिन तो 6,000 से गिराई हुई दिखा दी होगी, पर क्या ये वाली वैल्यू 6,000 से गिरी हुई है? नहीं नो सर। नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू तो नहीं है, तो आप 6,000 को क्या कर दोगे बेटा?
माइनस, सर माइनस क्यों करेंगे? तुम्हारी इन्वेंट्री कोई चीज 100 की है, तुमको लगता है कि उसे 100 पे दिखाने का लॉजिक नहीं, उसको 20 पे दिखाना चाहिए, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट को माइनस करोगे प्लस करोगे? माइनस। Something that was for 11, I would rather say something that was for 11,250, 11,250, तो यहाँ पे जब तुमने इन्वेंट्री की कॉस्ट घुसी हुई है ना 11,250 की है, पर उसको कितना दिखाना चाहिए? 5,250, तो बेटा आप 6,000 से गिरा दोगे ना बच्चों से। सर मतलब ये तो 1675 है, इसके अंदर हमारा 11,250 है, बट हमें इंक्लूड करना था 5,250। इसमें कुछ भी हो, मैं जज भी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना 31 मार्च को, अच्छा मतलब आप ये बोल रहे हो इसमें ये इन्फ्लेटेड है, हाँ आप मतलब ये कह सकते हो ये टोटल वैल्यू पर है 16,75,000, ठीक है, क्योंकि मतलब ये 6,000 से बड़ा हुआ है ना, हाँ मतलब ये 6,000 से बड़ा हुआ है बिल्कुल ना, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल माइनस करना। बिल्कुल 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 6,000 से बड़ा हुआ, और मतलब आप अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, बट अगर मैं गहरी बात सीधी बोलूं, मतलब पेपर में किस लेवल पे, अगर मैं पेपर में बोलूं कि ये जो वैल्यू है, क्या मैं कह सकता हूं ये वैल्यू तो 11,250 पे ही होगी, ये वैल्यू तो 11,250 पे ही हुई होगी ना, जब भी कैलकुलेट अगर होगी तो यस सर। तो ये होनी चाहिए थी 5,250 रुपए, तो 6,000 मेरे को गिराना है, ठीक है, बट अब आप बोलोगे सर लेकिन शुरुआत हमारी यहाँ से है, तो यस आपका पॉइंट घूम फिर के आ ही रहा है, आप ये कह सकते हो दिस इज एट 11,250, क्लियर है? हाँ जी, मुझे एक यस। बार बता दो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है? Yes. चलिए गुड। ड्यू टू हैवी फ्लड certain goods costing 15,500 were received from supplier beyond the delivery date of customer। देखो बेटा, कस्टमर होता है जिसको मैंने बेचना है, सप्लायर होता है जिससे मैंने खरीदना है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, फ्लड आ गई और 15,500 के गुड्स थे जो कि सप्लायर से मिले, लेकिन अब कोई फायदा नहीं क्योंकि कस्टमर ने जो डेट दी थी वो निकल गई, तो मेरे पास सामान तो आया, मैंने खरीदा था सब बेचने के लिए कस्टमर, लेकिन मैं नहीं बेच पाया, क्यों? द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। आप मुझे बता दीजिए मैंने खरीदी कितने में थी? 15,500, तो कॉस्ट जो है वो 15,500 की है, कस्टमर अब इसको ले नहीं रहा है, तो मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, और अब आप क्या सोच रहे हो कि इसकी एनआरवी कितनी कर दी जाए? 12,500। तो आप मुझे बताइए आप कितने रुपए से अपनी कॉस्ट को गिरा रहे हो? 3,000। 3,000. 3,000। तो ये 3,000 आपको क्लियर है? अरे यार यस सर। सर ये गलती एक हुई है वहां पॉइंट, से, सेल्स रिटर्न वाला। हाँ मैंने सेल्स रिटर्न वाले पॉइंट में एक पॉइंट मिस करा हुआ है, सेल्स रिटर्न पे दोबारा जाऊंगा मैं, ये 3,000 तो वो वाला है, ये जो अभी मैंने समझाया ये वो है, सेल्स रिटर्न वाले पे मैं जाता हूँ और अभी तुम समझ ही जाओगे, क्या मैं कह सकता हूँ सेल्स रिटर्न 3,000 था, यस इसमें सर। यस इसमें सर। सिर्फ मार्जिन हटा दो ना यार, मार्जिन कैसे आएगा? मार्जिन तुम्हें दिया नहीं हुआ था, 1/3 ऑन 1/4 कॉस्ट, करके। 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन सेल हो गया, बोलिए क्लियर है? यस सर। ठीक है, वो पॉइंट वहां पे मिस हो गया था मेरे से, ठीक है जी। सर जी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, अरे सर वो तो गए सारे पॉइंट, और अब आपकी क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। कहिए सर कैसी रही इलस्ट्रेशन में? 10 क्लियर है बिल्कुल एकदम?
Yes, sir. ठीक है, तो क्या कहते हो, आगे भी पुश कर दूं या कल करूं? मतलब बच्चे कम होते जा रहे हैं, क्या करूं? कल सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। बता दूं फिर खत्म ही करें, यस है ना? फिर और सर क्या आज आगे के लिए बढ़ाना है? बहुत है सर। क्या सर आज के लिए बहुत है सर। वही सोच रहा हूँ मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर ना भारी कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि दोबारा लाइट चला जाए। मतलब मैं समझ गया, लेकिन टेंशन मतलब मैं इसकी ना कल क्लास रख के तुम्हारे को करवाऊंगा मैं। मतलब अब डेफिनेटली कल तुम्हारी क्लास होगी होगी और इन्वेंट्री का मैं करा ही दूंगा। ठीक है बच्चे, मुझे भी थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है कि मतलब ऐसा ना हो जाए कि अभी एनर्जी खत्म हो जाए और समझ ना आए। फिर 3 4 दोनों बिल्कुल मैडम, मेरा तो प्लान है, मैं 1 भी कराऊंगा आपको, 1 3 4 तीनों कराऊंगा, 1 भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चे? ओके सर। हाँ, तो अभी तक इतने एब्जॉर्ब कर लो, इतने का प्रैक्टिस कर लो। 1 3 4 ड्यूरा, कल आपको 1 3 4 में करवा दूंगा। ठीक है जी? सर टाइमिंग बता दो। टाइम एक बार अभी डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारी कल टाइम एक बार बताना कल का। 12 to 5 होगा शायद। सर 5 तक नहीं होगा, मैथ की 1:30, इतनी लंबी क्लास नहीं चलेगी, 1:30 बजे क्लास है मैथ की। हमारी लॉ की भी। अच्छा सर। यार 12 बजे से तुम्हारी इंग्लिश है, उसके बाद क्या रिवीजन है मतलब? अच्छा 3 क्लास होंगी ना 12 से 5 में। सर ये नाइट टाइम भी हो पाएगा? ऑनलाइन ही कल रात को ही रख ले। यस सर। सर Yes, इसी sir. टाइम रख लो जो आज रख। ठीक है ठीक है, 9 बजे। ओके सर। कल 9 बजे मिलता है। सर बट संडे को मॉर्निंग रखना प्लीज। ठीक है, संडे मॉर्निंग। ठीक है जी? ओके सर, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, वेरी गुड। जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।